आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है शब्द। शब्द का जो विभाजन होता है वह विभिन्न स्तरों पे होता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, उसके बनावट के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये शब्द जो होते हैं सभी क्लासेज में, चाहे वो 7 से लेकर 12 तक, खासकर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं 9th 10th और 12 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके बाद जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिएगा सब में शब्द पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत हल्का भी होता है ये। सबसे पहला इसमें टॉपिक है शब्द किसे कहते हैं। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। देखिए गौर कीजिए, भाषा की लघुतम मतलब छोटा और सार्थक इकाई होनी चाहिए। कैसी इकाई होनी चाहिए? सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, वर्णों का वैसा समूह जो सार्थक अर्थ देता हो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों का वैसा समूह जो सार्थक अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। अब बात आती है कि जैसे लिखे हम घर, तो घर लिखे तो घ और र, दो वर्ण है इसमें, घ और र, और एक शब्द मीनिंग निकल रहा है। घर का मतलब घर समझ रहे हैं हम लोग, बट र और घ लिखेंगे तो क्या होगा? रग। रग कोई वर्ड है? कोई शब्द है? ये शब्द निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। सार्थक मीनिंग निकल रहा है? नहीं। जब कहेंगे रग, रग से कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है ना, तो इसीलिए ये सार्थक शब्द नहीं, निरर्थक शब्द हो जाएगा। अब है उद्गम के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। उद्गम माने क्या होता है? उत्पत्ति। उद्गम माने क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पर। कहीं कहीं पर लिखा रहेगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, परीक्षा में भी आता है कई बार। तो ये होते हैं 4 प्रकार के। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा जो होता है विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब है तत्सम शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। सीधे संस्कृत भाषा से ले लिया गया है और हिंदी में भी उसका उपयोग हम लोग करते हैं। मतलब वो सीधे तौर पे कहाँ से लिया गया है? संस्कृत भाषा से, और उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं हिंदी भाषा में, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसे कहते हैं तत्सम। जैसे अरसू, तो आंसू का उपयोग होता है, आंसू, अरसू। कर्पूर, कर्पूर यहाँ कपूर का है। कपाट, कपाट माने मुखौटा होता है, मुखरा होता है। तो ये सब संस्कृत का शब्द है। कहाँ का शब्द है? संस्कृत का। और कहाँ पे यूज हो रहा है? हिंदी में, और अपना रूप नहीं बदला है, तो उसको क्या कहेंगे हम? तत्सम। क्या कहेंगे? तत्सम। अगला है तद्भव शब्द। संस्कृत शब्दों के बदले हुए रूप को तद्भव कहते हैं। यानी संस्कृत शब्दों के बदले हुए रूप तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए अरसू था ना, अरसू का शब्द बदल दिए हम लोग, हिंदी में आंसू कर दिए। कर्पूर था, कर्पूर को क्या कर दिए? कपूर कर दिए। फिर उसके बाद कपाट था, कपाट को क्या कर दिए? किवा। अरे भाई कपाट का मतलब चेहरा बता दिए, चेहरा नहीं हुआ। कपाट का मतलब द्वार ही होता है, दरवाजा, ठीक है। कपाट खोलो, कपाट मतलब दरवाजा खोलो, ठीक है। देशज, देसी भाषाओं के शब्द को देशज कहते हैं। जो भाषा देसी में हम लोग यूज करते हैं उसे देशज कहते हैं। जैसे लोटा, डिबिया, खटिया, है ना, इस सब को वर्ड। चरपाई, चटराई, पटाई, है ना, ये सब बोलते हैं नॉर्मल वर्ड सब। ये सब देशज है, हमारे देश का है, तो क्या कहेंगे हम लोग? देशज। अब कहीं वो सब देशज नहीं था, देशज वो सब भी था, संस्कृत का था तो तत्सम हो गया। संस्कृत से आया, रूप बदल लिया हिंदी का, तो तद्भव हो गया। और जो देश अपने देश में नॉर्मली यूज होता है वो देशज हो गया। और जो विदेश भाषा से लिया गया उसको क्या कहेंगे? विदेशज। जैसे स्टेशन, स्टेशन का हिंदी होता है पड़ाव, हम लोग स्टेशन यूज करते हैं। हम लोग अस्पताल बोलते हैं, कई बोलते हैं चिकित्सालय, नहीं बोलते हैं, उसका हिंदी होता है चिकित्सालय, परंतु हम लोग क्या बोलते हैं? अस्पताल बोलते हैं। अनपढ़ गंवार आदमी भी क्या बोलता है? अस्पताल, हॉस्पिटल। अस्पतालों कहाँ, तो हॉस्पिटल बोलता है लोग उसको, है ना, इंग्लिश में डायरेक्ट इंग्लिश में आता है। तो कहने का मतलब चाय, लीची, चीनी, ये सब क्या है? ये सब विदेशी शब्द है, यहाँ का शब्द नहीं था। ये सब विदेश से लिया गया है, दूसरे देशों से लिया गया है, ठीक है। ये हिंदी में नहीं था ये सब। अगला है बनावट के दृष्टिकोण से देखें, ये तो उत्पत्ति के दृष्टिकोण से था। अब बनावट, वर्ड जो बनता है उसके आधार पर देखें तो शब्द जो है ना कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? रूढ़, दूसरा यौगिक, और तीसरा योग रूढ़। योग रूढ़ या योग रूढ़ी, ठीक है, योग रूढ़ भी लिखते हैं उसको हम लोग। तो रूढ़ शब्द क्या होता है? जिन शब्दों को खंडित करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो उसे कहते हैं रूढ़। मतलब वैसा शब्द जिसको अगर तोड़ दें, वर्णों में तोड़ दें, उसका अर्थ निकाले अलग अलग तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। जैसे हम बोलते हैं पानी,
पानी में से अगर हम पा को अलग कर देते हैं, नी को अलग कर देते हैं, तो पा का कुछ मीनिंग है? नहीं। नी का कोई मीनिंग है? नहीं। निरर्थक शब्द हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा वर्ण, तो उसे हम कहेंगे क्या? पानी एक रूढ़ शब्द है ना। अगर अब देखिए कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अब है यौगिक शब्द, जिन शब्दों को खंडित करने पर उसका अर्थ निकलता है उसे कहते हैं हम लोग यौगिक शब्द। अगर उसको तोड़ दे तो उसका जो पाठ बनेगा उसका भी अर्थ निकलेगा। जैसे देखिए विद्या प्लस आलय, विद्यालय है ना, तो विद्या में हम तोड़े तो क्या होगा? विद्या प्लस आलय। तब विद्या का अर्थ भी होता है पढ़ाई लिखाई विद्या, और आलय का मतलब भी होता है घर, विद्या का घर विद्यालय। तो विद्या का भी अर्थ निकल रहा है और आलय का भी अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो गया? ये यौगिक शब्द हो गया। विद्यालय कौन शब्द हो गया? यौगिक शब्द हो गया। ठीक है। अगला है योग रूढ़, योग रूढ़ी, जिन शब्दों का अर्थ सार्थक होने पर भी विशेष अर्थ निकलता है उसे योग रूढ़ी कहते हैं। मतलब कि उसका एक विशेष मीनिंग होगा, जो शब्द लिखल होगा उसका वो मीनिंग नहीं होगा, क्या होगा? विशेष मीनिंग होगा। जैसे हम बोलते हैं पंकज, तो पंकज का मतलब क्या समझते हैं आप? पंक माने होता है कीचड़, और ज माने होता है जन्म। जो पंकज, जो कीचड़ में जन्म ले उसे पंकज कहते हैं। तो कीचड़ में कमल का फूल खुलता है, उसका पंक, इसका मतलब है कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंकज का अर्थ क्या है? कीचड़ में जन्म लेने वाला। हम बोलते हैं लंबोदर, तो लंबोदर का मतलब लंब हो उधर जिसका पेट लंबा हो, तो उसका अर्थ क्या निकलता है? गणेश जी। हम लोग बोलते हैं बिना पानी, तो बिना पानी कौन है? माँ सरस्वती, सरस्वती है ना, तो बिना पानी का मतलब माँ सरस्वती निकल जाता है, निकलता है कि नहीं? त्रिशूलधारी शंकर जी, इस तरह से निकलता है ना। तो इस सब बात समझिए, उसका विशेष अर्थ निकलता हो। ठीक है, चलिए, तो उसका जाएगा उसको क्या कहेंगे? योग रूढ़ी। ठीक है। और इसके बनावट के आधार पर देख लिए क्या होता है। बनावट के आधार पर तो ये ना था, फिर वही चीज़ को दोबारा कह दिएगा। चलिए वो सब नहीं लिखना। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, अर्थ के आधार पर दो तरह के होते हैं, ये भी समझ लीजिए। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के। एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। क्या होता है? हाँ, जैसे कि बोलते हैं कोई शब्द बोलते हैं तो उसमें कभी कभी निरर्थक शब्द को भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हम लोग बोलते हैं एने ओने, है ना, एने का अर्थ एने, ओने का अर्थ उधर। तो ओने का अर्थ कोई मैंने अर्थ निकल जाता है, कोई ऐसा शब्द बोले जिसमें जैसे खाना वाना, तो खाना का तो अर्थ है, वाना का अर्थ क्या है? तो अर्थ के आधार पर दो तरह के हो गए। खाना का अर्थ निकल गया खाना, तो हो गया सार्थक। अब वाना का अर्थ नहीं निकल रहा है कुछ, तो क्या हो गया? निरर्थक। क्लियर? इस तरह के अर्थ के आधार पर भी हम लोग